अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन की मुद्दत और नेतन्याहू का बार बार लेबनान पर हमले। अमेरिका और इजराइल का फासला और बढ़ने वाला है। ये परिस्थिति 3 साल के पहले वाली नहीं है। अमेरिका के अंदर ही बहुत सारा एंगर है अभी इजराइल के बारे में। मुद्दा क्या है, जो लेबनान की सॉवरेनिटी है, उसकी जो बॉर्डर है, उसमें से इजराइल को निकलना होगा। ओके, वो जो बोलते रहे मेरा सिक्योरिटी कॉरिडोर, अरे भाई तुम्हारा सिक्योरिटी कॉरिडोर तो हिजबुल्लाह के लिए भी सिक्योरिटी का, फिर नॉर्दर्न पैलेस्टाइन वो ले लेगा, यहाँ से अटैक होते रहते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही खबरें, सही सोर्स से खबरें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, ताकि तमाम खबरें और एनालिसिस आपके पास सही पहुंचे और आप प्रोपेगेंडे से बचे रहें। आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बुरवाला साहब से बात कर रहे हैं, और आज बात करने की बहुत बड़ी एक वजह यह है कि अमेरिका बार बार वादा करता है कि लेबनान भी जंग बंदी में शामिल है ईरान के साथ, लेकिन इजराइल बार बार हमले कर रहा है। कल ईरान स्विट्जरलैंड नहीं गया बात करने के लिए, जंग बंदी बाद में हुई और उसके फौरन बाद आज फिर सुबह हमले कर दिए, जिसमें 5 लोग शहीद हुए हैं साउथ लेबनान में। आखिर क्या नेतन्याहू ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने जा रहे हैं? क्या इजराइल के खात्मे से पहले ये कुछ झटके हैं जो लग रहे हैं इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में? और क्या वाकई इस बार जिस तरह से जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस से कहा कि सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का तन्हा लीडर है जो इजराइल के साथ हमदर्दी रखता है, उसको मत खो, यानी वो एक तरह से उसमें धमकी भी थी, हमदर्दी भी थी, लेकिन उसके बाद भी हमला किया साउथ लेबनान पर इजराइल में। विटकॉफ स्विट्जरलैंड पहुंचने वाले हैं, ऐसा ऐलान हो चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से डेलीगेशन कब चलेगा तेहरान से, वो अभी ऐलान नहीं हुआ है। फिरोज मीठी बुरवाला साहब से हम समझेंगे कि इस डिप्लोमेसी के क्या मानी है। जल्दी तो इतनी थी कि अभी व्हाइट हाउस वापस पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया गया, साइन किया गया ट्रंप के जरिए और उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। फिरोज मीठी बुरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है ये आखिर में फड़फड़ाहट जो है, क्या लगता है कि इजराइल इसी तरह से करता रहेगा और अमेरिका भी ऐसे ही बर्दाश्त करेगा और बातचीत भी नहीं चलेगी, जंगबंदी भी होगी, हॉर्मुज़ भी खुला रहेगा? ये क्या मुमकिन है क्या? नहीं, वो स्थिति बदल चुकी है। परिस्थिति बदल चुकी है। 2 से तो ईरान जीत, जो एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। वियतनाम के बाद की बड़ी हार अमेरिका की हुई नहीं, और ईरान की जो है वो वियतनाम से बहुत ज्यादा बड़ी हुई। ओके, और हॉर्मुज का जो मैटर है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक केंद्र है, तो वो इतना बड़ा कंट्रोल लीवर है आज ईरान में कि क्या परेशान है उसके ट्रम्प, क्योंकि वो देख रहा है मिड टर्म इलेक्शन, और अगर वो चीजों को नहीं कंट्रोल कर पाया 2 लेवल पे, एक तो पूरा जो इन्फ्लेशन का मुद्दा है अमेरिका में, और तीसरा अगर वो दिखा नहीं पाया कि वो बॉस है, जैसे उसने G7 मीटिंग में बोली आई एम द बॉस, भाई तुम बॉस हो के नेतन्याहू बॉस एक बार तय हो जाए, तो वो तो तुमको दिखाना पड़ेगा। ईरान ने तो बोल दिया भाई जिम्मेदारी आपकी, अभी बताइए, नहीं तो हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। मगर कल और एक बात हुई। कल मैं भी बहुत परेशान अपने लेबनीज साहब को लेकर, तो मैंने मेरे एक दोस्त को किया था, नबीद हल्लाक, उसको मैं 2010 से जानता हूँ, सीनियर है, बहुत अच्छे आदमी है। तो लकली वो थे बेरूट में, क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करते रहते हैं। तो मैंने बोला भाई परिस्थिति क्या है? बोला कि देखो, ईरान के कारण अभी बेरूट में बॉम्बिंग बंद है, साउथ लॉन्ड में बॉम्बिंग चालू है, से कम है। ये ईरानी है जो डिफेंड कर पा रहा है, वरना बहुत मुश्किल है। मगर ईरान भी डिफेंड कर पा रहा है क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह है, दूसरे फोर्सेज है, खुद लेबनान के खड़े हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ईरान पे से सब कुछ है, और कोई देश होता बोलता भाई तुम अपना देख लो, मैं मेरा देश का देखता हूँ। मगर आज ईरान अपने इकोनॉमी को देख रहा है, ईरान ने इराक को डिफेंड किया है, आईसिस अलकायदा को वहां रहा है, ईरान ने सीरिया में कोशिश की थी। आज अभी पता है सीरिया की पोजीशन क्या होगी, कि वो कहीं का नहीं रहा। ये पूरे सीरिया की इतनी बड़ी ताकत है अरब वर्ल्ड में, आज कहीं का नहीं रहा। और उसके साथ ईरान लेबनान को भी डिफेंड कर रहा है। फिर ये भाई फिर मुझे पूछा, मगर इसमें पैलेस्टाइन को जिक्र ही नहीं है अग्रीमेंट।
तो कल मोहम्मद मरांडी ने उसका एक जवाब दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि ये जो अभी एमओयू साइन हुआ है, इसमें जो जो देश शामिल है उस करके देश, तो जो ट्रम्प का पीस अकॉर्ड है गाजा को लेकर, वहां भी शामिल है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि ऐसी कोई बात ही ना आ जाए जो ट्रम्प के पीस अकॉर्ड को काउंटर करे। वरना अगर ईरान की बात होती अकेली तो वो तो डाल ही देता, सवाल ही नहीं आता। वैसे पूरे रीजन की बात उसने की है। अंडरलाइंग स्टेटमेंट तो एक, इट इंक्लूड्स पैलेस्टाइन। ओके, मगर ट्रम्प पीस अकॉर्ड के कारण वहां कुछ हद तक जो भी सीज फायर हुआ कि जहां दिन के 100 मरते थे, अभी 5-7 मर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सऊदी भी शामिल है, कतर शामिल है, तुर्की शामिल है, ये सब कंट्री शामिल है। इसलिए गाजा और पैलेस्टाइन का वैसे ही एमओयू में साइन हुआ है। ओके, मगर मेरा बोलना है कि हमको एक एक कदम, एक एक कुछ गहराई से सोचकर आगे बढ़ना होगा। जैसे कल हम लोग ईरान कौंसिल जनरल को मिले थे, उन्होंने कहा कि देखो ये तो सिर्फ शुरुआत है। एमओयू, हम तो कल जश्न मनाने गए थे कि भाई एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये भी जानते हुए कि कल सुबह ही स्विट्जरलैंड में टॉक्स, मैंने आपको कल फोन भी किया था कि वो टॉक्स भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये बॉम्बिंग ही थी। और जो पहला ही 14 पॉइंट में पॉइंट 11 को लेकर और उसी पे अमेरिका डामाडोल हो गया है। फिर बातचीत क्या है, फिर जैसे चल रहा है चलने दो, हॉर्मुज बंद रहेगा, आप अपना इजराइल के साथ जो करना है करो, हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो ट्रम्प तो हिल गया था। और कल जो जेडी वैंस के बयान आए और ट्रम्प के भी बयान आए, जेडी वैंस से बहुत क्लियर कट बोल दिया कि देखो, हम लोग देखिए कितना अटैक आज प्रेसिडेंट ट्रम्प पे हो रहा है इजराइल के अंदर से। आप थोड़ा समझ लीजिए कि आपके साथ दुनिया में कोई है नहीं, आपके साथ एक ही देश है और एक ही प्रेसिडेंट है ट्रम्प, जो आपके साथ। ठीक है, तो जरा आप सोच समझ कर रहिए। मतलब जेडीएस को अपनी औकात बता रहा था, क्योंकि अभी ये बात थी ना, अनब्रेकेबल बॉन्ड अमेरिका इजराइल, जो भी होगा हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। कल जेडी वैंस ने बोला हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स है, यूके, फ्रांस है, इजराइल, ये सब, तो कभी कभी सहमति होगी नहीं होगी, तो वो नॉर्मलाइज अभी कर रहे हैं कि भाई एक नॉर्मल कंट्री है इजराइल, हमारे सिर पे जो बैठकर अभी तक चल रहा था, कंधे पे बैठ के कुछ भी चल रहा था, वो भी नहीं होने वाला। आप समझ लीजिए, हमारे इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट जो अलग है वो है। हमारा इंटरेस्ट है कि लेबनान में पीस हो, तुम्हारा इंटरेस्ट वो नहीं है। मगर अभी हमारा इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इंटरेस्ट से। ओके, और जो कल ट्रंप ने जो बातें बोल दी, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल तो अधिकार है ईरान का, सबके पास है, तो ईरान के पास भी होगा, उसका भी तो अधिकार। और उसने और एक बात बोल दी कि ये जो नेथन्याहू और इजराइल जो दिन दहाड़े बॉम्बिंग कर रहा है, बिल्डिंगों में डाल, सिविलियंस को मार रहा है, सब जगह हिजबुल्लाह थोड़ी है। तो ऐसी ऐसी बातें आ रही है पिछले दिनों से, मैं इधर की मीडिया पागल हो गई कि ये क्या हो गया। ओके, मगर ये भी समझ लीजिए कि जो कब्जा अमेरिका पे है पिछले 70 साल का, वो कुछ 3 दिनों में हटने वाला नहीं है। उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो जेनोसाइड इजराइल ने किया है। उसके बाद जो नफरत फैल रही है अमेरिका में, पूरी दुनिया में, सबसे मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का देखो, कनाडा, सब जगह 85-80 लोग आज एंटी हो चुके हैं। ये हाल है वेस्टर्न वर्ल्ड का। बाकी ग्लोबल साउथ 89 के लोग। ओके, इंडिया में थोड़ा डामाडोल है, वो एक प्रॉब्लम, हिंदुत्व का प्रॉब्लम या राइट विंग वगैरह। यहाँ कौन पोल लेता है, मेरे को तो आजकल जिंदगी में किसी ने आके पोल नहीं लिया भाई, तो कौन ये पोल लेता है वो अलग बात है। मगर आज भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कितना सपोर्ट है पैलेस्टाइन और लेबनान के मुद्दे को लेकर। हिंदुत्ववादी ताकत है तो एक दो कुछ आ जाते हैं, चले जाते हैं, डिफेंड क्या करेंगे। सो द पॉइंट के परिस्थिति बदली और कल ईरान ने निर्णय लिया कि हम लोग स्विट्जरलैंड नहीं आने वाले। आप तो बताया, आज विटकॉफ जाके बैठ गया कि आ जाओ, कोई तो आ जाओ। ओके, तो बहुत सोच समझ के, जैसे कल ईरान ने हॉर्मुज भी बंद कर दिया, ऐसा ही चलेगा तो हॉर्मुज बंद, और ऐसा ही ज्यादा चला तो बाबेल बंदर भी बंद हो जाएगा। तो दुनिया की 50% का जो ऑयल गैस वगैरह है, सबके बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और देखिए, ट्रम्प का एजेंडा है मिड टर्म इलेक्शन जीतना। अगर वो नहीं जीता तो वो सिटिंग डक प्रेसिडेंट बन जाएगा, आगे 2 साल वो टाइम पास करेगा। ओके, और कुछ होने वाला नहीं उससे। अगर वो मिड टर्म में ही हार गया, मेजोरिटी चली जाएगी कांग्रेस और सेनेट की, और उस पर जो इम्पीचमेंट का और वो जेल जाएगा ऐसे। ठीक है, जेडीएस का जो बहुत क्लियर है, अगर यही परिस्थिति बनी रही तो मेरे प्रेसिडेंट बने जो ख्वाब 2008 में हो जाएंगे, क्योंकि ये वॉर अनपॉपुलर है। रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव, क्रिश्चियंस में भी एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट बहुत तेजी से फैल रही है, और ये कैथलिक है। ठीक है, ट्रम्प अगर प्रोटेस्टेंट है, ये कैथलिक है। अभी ट्रम्प यहूदी है कि प्रोटेस्टेंट है, मुझे वो सब चलता रहता है। मगर द पॉइंट इज कि अभी जो जेडी वैंस जो प्रकार से बोल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि वो 2028 में गया अगर ऐसे ही सब चला। और नेथन्याहू का प्रॉब्लम है कि अगर वो अक्टूबर में नहीं जीता तो वो गया।
तो तीनों का पॉलिटिकल जो एजेंडा है, तीनों का बहुत ही अलग। ट्रंप और जेडी वैंस एक साइड पे और नेतन्याहू एक साइड पे, तो ये बहुत बड़ा टकराव ये तीनों का सर्वाइवल का मुद्दा बन चुका है। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। एक एक मैं बीच में थोड़ा सा बताऊं, टकर कार्लसन का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है कि इजराइल की हैसियत कुछ नहीं है, न्यू जर्सी से छोटी एक जगह है, न्यू जर्सी से के भी जीडीपी से कम है, इलिनॉय स्टेट से कम है, और ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और सबसे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है अमेरिकी टैक्स पेयर्स का। तो ये वो जो डिवाइड बन रही है, क्या आपको लगता है, देखिए आप अमेरिका की सियासत पे काफी गहरी नजर रखते हैं, क्या पूरी तरह से दूरी बनने में या जिसे कहे तलाक होने में अमेरिका और इजराइल के कितनी देर है, अभी कितना टाइम और लगेगा, क्या लगता है आपको? जो नेतन्याहू तो मान नहीं रहा, वो हमले जारी रखे हुए। नहीं, जितना करे उतना ही नुकसान हुआ है उसको। वैसे भी कम तो कर दिया है अमेरिका के दबाव के कारण, कुछ हद तक कम हुआ है। मुद्दा कम होने का नहीं है, मुद्दा क्या है, जो लेबनान की सॉवरेनिटी है, उसकी जो बॉर्डर, उसमें से इजराइल को निकलना होगा। ओके, वो जो बोलते रहे मेरा सिक्योरिटी कॉरिडोर, अरे भाई तुम्हारा सिक्योरिटी कॉरिडोर तो हिजबुल्लाह के लिए भी सिक्योरिटी का, फिर नॉर्दर्न पैलेस्टाइन वो ले लेगा, यहाँ से अटैक होते रहते। ओके, तो पॉइंट इज के एक तो सीज फायर और दूसरा एक कमिटमेंट के हिजबुल्लाह मतलब सॉरी इजराइल साउथ लेबनान से निकले, ये बहुत जरूरी है। ओके, वो ओवर टाइम होगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, नेतन्याहू जैसे हारेगा इलेक्शन और जो नई सरकार आई, नेफ्तली गादी है और जो भी बने उस पर वो आने वाला है बाद में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का, उससे चीजें और भी पैलेस्टाइन और लेबनान के हक में जाने वाली है। उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी नेतन्याहू का और एक बयान आया कि जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वोट है वो जो हमारे हाथ से जा रहा है, तो हम लोग और $40 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप 400 मिलियन करो और 4 ट्रिलियन करो, कोई भी आपके हाथ में रहने वाला नहीं है। उन्होंने $600 बिलियन का एक बजट बनाया था मीडिया के लिए, उससे भी कुछ हुआ नहीं। अभी जो रिपब्लिकन वोटर है जो उनके हाथ से जा रहा है, उसके लिए भी एक स्पेशल प्रोग्राम बन रहा है, चर्च को पहुंचो, ये करो, उससे कुछ होने वाला, मतलब उनके हाथ से चीजें लगातार निकलती जा रही है। उसके साथ मेरे दोस्त नबील से और एक बात हुई थी जो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि भाई मुझे लग रहा है कि यूएई अभी थोड़ा ईरान के करीब आ रहा है, तो उससे बोला देखो यूएई कोई किसी के करीब नहीं आ रहा है, उस पर जरा भी भरोसा मत करो, वो दूसरा इजराइल है। ठीक है, वो अपने सरल की सब बातें कर रहा है, वरना उसका कोई दिल से हृदय परिवर्तन हम लोग बोलते कुछ भी नहीं है। या तो कोई बहरीन की बात, वो तो इतने छोटे देश है, मतलब बहरीन क्या 10 लाख की आबादी, उसको क्या बोलेंगे, कुवैत का वही हाल है। तो ये टोटली ऑक्यूपाइड है, कुवैत और बहरीन टोटली ऑक्यूपाइड है, और यूएई जो है वो टोटली इसके साथ है। मगर 6 जहां सऊदी की बात है, कतर की बात है, वहां पर अनडाउटेडली तो अच्छा ही कंट्री है, मगर ये चेंज आया। दूसरा इंपॉर्टेंट है तो तुर्की और ईरान के बीच में जो अभी जो नजदीक है बढ़ रही, क्योंकि तुर्की बहुत बड़ा है और इट्स हाई टाइम दैट तुर्की अपनी जो उसकी जो है उस पे वो उतरे। क्योंकि और एक खतरा है, जो ट्रंप ने बोल दिया था इजराइल को कि भाई तुम मत आओ ना, मैं सीरिया से करवाता हूँ, सीरिया को लगा देंगे हिजबुल्लाह के पीछे। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को पूछा भाई इसका, क्योंकि जोलानी ने तो बोला मैं तो नहीं करूंगा भाई, सब हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, हम लोग का पास कुछ आर्मी वार्मी थोड़ी है अभी। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को पूछा करेगा कौन, तो बोला कि आईसिस और अलकायदा के नाम पे, जबल नुसरा के नाम पे जो उइगुर और उज्बेक और ये जो आगे थे ना, जो आज भी जो नॉन अरब ये जो सब आतंकवादी घूम रहे हैं सीरिया में, वो जो है वो आज भी सीआईए और अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, उसके थ्रू से सोचा जा रहा है कि फिर उनके थ्रू से अटैक किया जाए। मगर उसने बोला कि अगर वैसा भी कुछ होना जाएगा तो लेबनान उसका जवाब देगा। ओके, तो पॉइंट इज के ट्रंप ने जो इजराइल को बोला था कि मैं और कहीं से करवा दूंगा तुम्हारा काम, वो कुछ होने वाला है। नाउ द पॉइंट इज के ये ना होगा कि जो चेंजिंग लैंग्वेज है की, जेडी वैंस की, हिलरी क्लिंटन की भी अनबिलीवेबल। अभी तक जो अनब्रेकेबल बॉन्ड वाली जो बात थी ना, वो ट्रंप के भी बयानों से आ गया, जेडी वैंस के बयानों से आ गया, हिलरी क्लिंटन नहीं सोच सकते, मगर उसका भी बयान शामिल है कि कभी कभी तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इजरायली मीडिया में जो अटैक हो रहे ट्रंप पे, जो मेरी मेडल्सन ने उसको जो $250 मिलियन दिए थे, खरीद लिया था उसको पहले में और सेकेंड टर्म में भी, जिसके कारण जेरूसलम ट्रंप ने दे दिया, गोलान हाइट्स दे दिया,
ओके, तो आज उसका पेपर जो हायोम करके जो है उसका कि ट्रंप ने बहुत गलती है, हम लोगों ने ट्रंप को क्या समझा था, आज ट्रंप ने हमको दगा दे दिया है, मिडलसन का जो पेपर है, ठीक है। पूरी जो वहां की राइट विंग मीडिया है वो नेथन्याहू को भी अटैक कर रही है और ट्रंप को भी अटैक कर रहा है, ओके। और वहां की जो लेफ्ट विंग मीडिया है वो एक्चुअली ये प्रोसेस को अप्रिशिएट करी कि एक एमओयू हुआ है और शांति होने के साथ और पैलेस्टाइन को लेकर भी बातें आगे बढ़े। तो वहां की मीडिया में भी भयंकर डिवीजन है और राइट विंग में तो देख रहा हूं तो हाईली कंफ्यूज है, क्योंकि कल नेथन्याहू का एक वीडियो आया था कि देखो जो जेडी वैंस जो लौट रहा था, तो जेडी वैंस ने मुझे फोन करके रिपोर्ट किया जैसे वो हर बार करता है। सोचो क्या बोल रहा है। अभी भी नेथन्याहू को इतनी अक्ल नहीं है कि कैसे बात की जाए जेडी वैंस से जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के। तो वो बोला कि जेडी वैंस मेरे को हर बार रिपोर्ट करता है और जेडी वैंस ने बोला कि हम लोग जो लौट रहे हैं वो न्यूक्लियर इशू के कारण लौट रहे हैं। इतनी बड़ी झूठ बोले वो नेतन्याहू, क्योंकि ये बोल नहीं सकता कि लेबनान के कारण वो लौट रहे, और वो लौट रहे क्योंकि गालिबाफ और ईरानियन डेलीगेशन आई नहीं, तो जेडी वैंस के करेगा क्या, ओके। मगर अभी भी वो एक पैर ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, जब तक उसके हाथ में से इजराइल के अंदर और अमेरिका के साथ इतना नुकसान नेतन्याहू ने पिछले 3 साल में कर दिया है कि इट्स अनबिलीवेबल कि कितनी तेजी से चीजें बदल रही। और उसके साइड हम देखेंगे कि ईरान बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से और डिप्रूव तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ एक गुंडो मावाली की टीम को बात करना तरीका पता है और पढ़ा लिखा एक शेयर कल्चर है जो अपने नहीं वो पूरे रीजन और आज पूरे को डिफेंड कर रहा है। और टकर कार्लसन और एक खतरनाक वीडियो आ गया है कल, क्योंकि वो एक एक जो बोल रहा है ना टकर कार्लसन का बोलना है कि एफबीआई के पास ये इंफॉर्मेशन है कि मोसैड पता था कि 9/11 का अटैक आने वाला है, उनके पास इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। तो टकर कार्लसन जॉन एफ केनेडी की हत्या, फिर ये जो लिबर्टी, फिर ये जो 9/11 पे तो एक पूरी चला के रखी है। तो सब टकर के कारण हो रहा है और क्रिश्चियन कंजर्वेटिव सेक्शन में। और इसमें मैं आपकी एक बात जोड़ूंगा, फिर अपन और भी बात करेंगे। आज ट्रम्प अगर ये एमओयू सर्वाइव करना है और एग्रीमेंट पे सर्वाइव करना है तो ट्रम्प को एक काम तुरंत करना होगा। उसके इर्द गिर्द जितने इजराइल लॉबी लोग हैं जिनके लिए इजराइल इंपॉर्टेंट, अमेरिका कम इंपॉर्टेंट है, वो सबको आइडेंटिफाई करके हटाना होगा। कल पीट का नाम है कि जो वॉर सेक्रेटरी जो आधा आदमी है जो टैटू ले घूमता है और क्या नहीं, और अल्ट्रा क्रिश्चियन जानिस फैनेटिक, उसको निकालने की बात है। सीआईए का जॉन रैटक्लिफ जो इजराइल पॉइंट है उसको निकालने की बात है। स्टीमलर जो खुद व्हाइट हाउस के अंदर है उसको निकालने की बात है। और ये जो मार्क जो फॉक्स न्यूज का एंकर है जिसने बोला हमारा फर्स्ट जूइश प्रेसिडेंट है, इसको गले में ऐसा डाल, मतलब ट्रम्प का पूरा इंसल्ट ही हो रहा था। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स है अमेरिका के अंदर जो एकदम प्रो इजराइल है, इसके सरकार में खास करके, वो को हटाने पड़ेंगे, वरना उसको चैन से जीने देंगे नहीं। और ट्रम्प अपना काम, वो जगह जगह पे सैबोटाज होगा। और ये जो लैरी एलिसन जो ऑरेकल का ओनर है, जिसको ये पूरा का पूरा टॉप भी बेच दिया, और ये सब मीडिया चैनल CNN तक भी बिक चुका है, CNN भी बचा नहीं है अभी, बैरी वाइस में चला गया वो भी, ओके। तो ये सब को भी ट्रम्प को वापस निकालना होगा उनके हाथ से, और किसी के हाथ में देना पड़ेगा, जो इजराइल लॉबी के लोग। ठीक, यानी इजराइल से जो अब इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और इजराइल जिस तरह से अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है और उस पुरानी तमाम दोस्ती, तमाम एहसानात को भूल करके ट्रंप के और अमेरिका के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं इजराइल से। आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी कोई वक्त आने वाला है? क्या कभी अमेरिका और इजराइल को अलग अलग सोचा जा सकता था, जिसे 51वां स्टेट कहा जाता था कि अमेरिका का 51वां स्टेट है, बल्कि शायद सबसे चहीता स्टेट है, दूसरे टेक्सास और दूसरी जगहों पर शायद इतना पैसा कभी खर्च नहीं किया अमेरिकी सरकार ने जितना इजराइल पे किया। अभी जो नई पावर इक्वेशन बन रही है, इसमें अब सूरत हाल क्या कुछ कैसे बनेगी? रूस और चीन बिल्कुल खामोशी से देख रहे हैं, उधर से कोई चीज नहीं आ रही है, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं। इस डील के बाद कोई बहुत ज्यादा जोश वलवला, कोई ऐसा रिएक्शन, वो भी कुछ नहीं। क्या कुछ हो रहा है अंदर अंदर, क्या क्या पक रहा है? आपके उस पूरे इलाके में बातचीत होती रहती है,
क्या नया होने वाला है अब जबकि अमेरिका और इजराइल के बीच में इख्तलाफ गहरे होते जा रहे हैं? ये दो तीन बातें हैं। एक तो केन स्टोन जो काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, जो उन्होंने रिजाइन किया था ये गाजा जेनोसाइड को लेकर, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है। उनका बोलना है कि अभी बयान तो इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं, मगर अभी ट्रंप को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ओके, आर्म्स एम्बार्गो डालना पड़ेगा, और अगर इजराइल को बाद में ईरान के साथ अपना लड़ना है तो लड़ लो, तो हमारे जो रीफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट है उनको भी वहां से हटा दो, क्योंकि इसके बाद एक एडवांस्ड एयरफोर्स है, मगर आपको अगर इतना दूर जाना है तो रिफ्यूलिंग प्लेन लगते हैं, वो अमेरिका के पास है। तो तुम लड़ लो, तुम्हारे हाथ में जो भी हथियार है। और जो जेडी वांस ने भी बोला कि भाई हमारा ही पैसा और हमारी वर्कर्स का बनाया हुआ हथियार वो इनके पास है, तो आप जरा समझ जाइए। ओके, तो क्लियर कट बड़ी धमकी अभी आ रही है। जेडी वांस, केन स्टोन, अभी आई थिंक केन स्टोन भी इलेक्शंस में कभी ना कभी उतरेगा, तो ये सब बहुत पावरफुल फिगर्स अभी बनते जा रहे हैं। उसके साथ जो बात है कि पेपो एस्कोबार का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डिसीजन के साथ एक कर रहा था, क्योंकि पेपो एस्कोबार एक इंपॉर्टेंट चैनल होता है। तो लैरी जॉनसन और पेपो एस्कोबार, लैरी जॉनसन फॉर्मर CIA है, और पेपो एस्कोबार की कॉन्टैक्ट्स टॉप लीडर्स के साथ है। मतलब पाकिस्तान में बहुत है, रशिया में बहुत डीप है, बहुत सारे कंट्रीज में, मतलब जो प्रकार का जो कॉन्टैक्ट चाहिए डायरेक्टली इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर, उस किस्म का ये पेपो एस्कोबार है। तो लैरी जॉनसन और पेपो एस्कोबार, और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का एक फोन कॉल हुआ था, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं, मगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के करीब जो कुछ लोग है, और उनका बोलना है कि पेजिशकियान का जो मैसेज था कि भाई अभी बहुत टाइम आपने निकाल दिया, ये अग्रीमेंट होगी, कब होगी, तब होगी, हम लोग तब तक बैठने वाले नहीं है। अगर आपको अग्रीमेंट नहीं करनी तो ठीक है, मगर अभी हम लोग एक न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। और एक बार हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो फिर उस पूरी चीज हम लोग करना नहीं चाहते, मगर हमको मजबूर मत कीजिए आप। वो धमकी के बाद तुरंत हम लोग सुनते हैं कि ऑल ऑफ सडन MOU की हो जाती है, और MOU ऐसा है, वो 14 पॉइंट सबके सब पॉइंट्स मतलब क्लियर कट प्रो ईरान है, अनबिलीवेबल है। ओके, न्यूक्लियर का भी जो जिक्र है वो बेसिकली ओबामा वाली डील पे ही बातें जाएगी, और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ओबामा जो डील था वो 2 साल लगा नेगोशिएशन, 2 साल, क्योंकि इतने टेक्निकल मैटर्स है उसमें। ये कुछ 60 दिन में वो सब नहीं होने वाला। 60 दिन में अगर होना है तो वही टेम्पलेट को लेकर कुछ 19-20 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ओबामा ने जो कि उसने $1.47 बिलियन ईरान को दिए थे, तो वो कौन से पैसे थे भाई? हुआ था क्या कि शाह जब था सत्ता में तो उसने $400 बिलियन का एक डील की थी अमेरिकन हथियार खरीदने के लिए, वो $400 बिलियन दे दिए थे। पता चला कि उसकी सरकार गई और अमेरिका पैसा लौटा नहीं रहा है। फाइनली ओबामा के टाइम पे बात आई, हमारा जो पैसा है वो गुडविल में लौटा दो, तो $400 मिलियन बैंक में पड़े पड़े उसका इंटरेस्ट $1.47 बिलियन हो गया था, इतना ही हुआ है। उसके वो लेकर ट्रंप ने इतना गाली गलौज किया था कि देखो वो तो पैसा दे रहा है, मेरा पैसा था। ओके, मगर ट्रंप ने तो $100 बिलियन का लिख दिया अंदर, बोला हम तो ये 10 सेंट नहीं देंगे, मगर पॉइंट इज के $300 बिलियन का कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट होना है, वो अमेरिकन कंपनीज करे, गल्फ कंट्रीज भी करेगी, बहुत कुछ होना है। उसके बाद पूरी ईरान की इकोनॉमी GDP $300 बिलियन की नहीं, और अब $300 बिलियन उसको दे रहे हो, पूरी डबल ही हो जाएगा मामला। ओके, तो ट्रंप को बहुत गाली पड़ रही है। तो ट्रंप ने जो गलती की थी इजराइल लॉबी के दबाव में, वो टाइम पे JCPOA कैंसिल कर दिया, बाइडेन ने भी उसको रिन्यू नहीं किया, बाइडेन को करना चाहता मगर वो भी जायनिस्ट ही था। ओके, और फाइनली आज मतलब $24 बिलियन भी लौटा रहे, $100 बिलियन जो फ्रीज हुए वो भी आने वाला है, $300 बिलियन। तो ये तो ऐसा कमाल का अग्रीमेंट है, और ये वर्सेल्स साइन हुआ था फ्रांस में। तो जब जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर के बाद जब हारा था तो वर्सेल्स में ही उसे के अपना सरेंडर कर दिया था, तो वैसा ही सरेंडर डॉक्यूमेंट अनबिलीवेबल है कि ट्रंप ने एग्रीमेंट को कैसे साइन किया। तो आई थिंक जो न्यूक्लियर थ्रेट पेजिशकियान ने दिया है, ईरान ने दिया है, और दूसरा कि उसमें जो भी पॉइंट्स है ईरान के पक्ष में जरूर है, मगर वो फेयर है। ईरान ऐसी कोई बात नहीं रहा है जो अमेरिका को नुकसान हो, मगर अपनी सॉवरेनिटी, लेबनान की सॉवरेनिटी, ये रीजन की सुरक्षा, ये रीजन के प्रोस्पेरिटी के लिए ये पूरा वो अग्रीमेंट की जाए। तो ये पूरी ये इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि
एक मैसेज आया था जिसमें बताया गया था कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई ने प्रेसिडेंट को बुला करके कहा था कि वो पाकिस्तान को ये मैसेज दे दें कि या तो जंग बंद करें, ये वायलेशंस खत्म हो, नहीं तो हम न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। वही मैसेज जाने के बाद में जो आप कह रहे हैं कि वो एक्सपेडाइट हुआ और एक तरह से ट्रंप जो है वो ईरान की धमकी से घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। तो अब ये ईरान की धमकी, अच्छा एक चीज और, मैं निगोशिएटर्स के बारे में, मुझे एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट ने बताया कि ये जो ईरानी डिप्लोमेट्स हैं निगोशिएशन में बहुत शार्प हैं, बहुत छोटे छोटे बज़ाहिर लगता है सवालात उठाते हैं, उनके जवाब मांगते हैं। अभी क्या आपको लगता है कि स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर जैसे अनपढ़ किस्म के लोग, जो इस्लामाबाद में बातचीत में कम से कम 10 बार फोन किया गया, कालीबाफ को भी एक तरह से गुस्सा आया कि यार तुम खुद बात नहीं कर सकते, बार बार फोन कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है ये बिल्कुल जाहिल टीम जो इनके पास है, जिसे टीम भी नहीं कहा जा सकता, ईरान से तो आते हैं कम से कम 20-30 लोग और एक्सपर्ट आते हैं, और मुझे तो इस बात का भी पता चला कि ईरान ने अपने डेलीगेशन में टॉप क्लास के साइकोलॉजी समझने वाले लोगों को भी, डॉक्टर्स को भी रखा था कि ट्रंप की साइकोलॉजी समझ के, और उन्होंने इतनी बड़ी, तो क्या आपको लगता है कि नेगोशिएटिंग टीम इतनी कमजोर है कि अमेरिका अपनी कोई एक बात भी नहीं मनवा सका? क्या लगता है कि ये क्या तमाशा क्या हुआ होगा अंदर? नहीं, एक्चुअली वो लेवल ही नहीं है ना, प्रॉब्लम वही है कि ईरान जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उनके जो डिप्लोमेट्स है, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स है, सब पीएचडी वाले। यहाँ से बनपढ़ गवार जेल में जाने वाले करप्ट किस्म के लोग आते हैं। जैरेड कुशनर का वही बैकग्राउंड है, विटकॉफ भी कोई बिल्डर टाइप ही बंदा है, तो भाई वो मतलब कोई लेवल ही नहीं है। ओके, तो एक तो मतलब हम लोग देख रहे थे कि एटलीस्ट ओबामा के टाइम पे जो टीम बनी थी और वो सब हुआ था, तो कुछ वो लेवल के लोग थे दोनों साइड से। तो ना ट्रम्प का वो लेवल है, ना उसकी जो टीम है वो लेवल है, तो मुश्किल तो है। तो अभी देखते हैं क्या है। ईरान कोई जल्दी में नहीं है, ईरान जो भी करेगा बहुत सोच समझ कर करेगा, और वो सबके लिए कर रहा है। वो खुद ईरान अपने आप इतना सब भुगतने के भी आज भी ईरान के बारे में सोच रहा है। उसके साथ जो चाइना के बारे में आपने बोला था, देखिए ये जो पूरी बातचीत हुई है ना, वो पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। चाइना, रशिया, सऊदी, कतर, तुर्की, इजिप्ट, ये सब इन्वॉल्व है, और बहुत बड़ा फायदा है कि ईरान और पाकिस्तान बहुत करीब है। ईरान का भरोसा है पाकिस्तान पे, ओके, और ये मुल्कों का काफी भरोसा है पाकिस्तान पे। बहुत ही यूनिक का एक पाकिस्तान निभा रहा है। मगर चीन चाहता है इलाके में शांति हो, और फिर तो वो अपना डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं उसको लेकर आगे बढ़ेगा। यार देखिए, ग्वादर और चार का जो मामला है, ग्वादर चाबार सिस्टर पोर्ट्स, कराची में ग्वादर, मतलब ग्वादर बलूचिस्तान में है, और चाबार वहां बाजू में ईरानी बलूचिस्तान में 18 करोड़ का शहर है। तो वहां चीन ग्वादर में भी है और चीन अभी चाबार में भी है, क्योंकि मोदी जी पे जो सैंक्शंस का ये जो और बिल जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से आ रहा है, तो हम लोग का अभी चाबार में कोई रोल नहीं है। और इंडिया का चाबार खोना मतलब आपके पास अफगानिस्तान का रूट बंद है अभी, लैंड रूट, और आपका जो ईरान से लेकर रशिया और ईरान से लेकर आप यूरोप का जो रूट था वो भी नहीं है। ये सब लैंड रूट थे हमारे, बहुत फायदे के थे। ओके, और आके डिफरेंट देख लीजिए कि जो क्वाड में जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका, जापान वाला जो क्वाड बना के रखा था, एंटी चाइना फॉर्मेशन, अभी अमेरिका समझ रहा है कि भाई इंडिया हमारा कुछ खास काम का है नहीं। अभी ब्रिटेन ने भी हमारी टैंकर पकड़ी जिसमें रशियन तेल था सिंगापुर के आसपास, तो हमको वो लोग मोदी को गिन नहीं रहे। ठीक है, अभी G7 ने सब सारे और बॉबी सब बंद कर रहे हैं। मगर आज अमेरिका ने जो इंडो पैसिफिक कर दिया था, और ये हमारी मोदी मीडिया बहुत हुई थी, देखो ये पूरा पैसिफिक रीजन अभी इंडो पैसिफिक रीजन आ जा रहा है। तब भी मैंने बोला फॉर्मेशन, जो एंटी चाइना फॉर्मेशन हमको करना पड़ेगा, और उसका कोई भविष्य नहीं है। और आज हम लोग देख रहे हैं क्वाड का कोई मतलब नहीं है। तो उसने एशिया पैसिफिक नहीं, उसने तो इसको यूएस पैसिफिक रीजन बोल दिया, यूएस पैसिफिक रीजन बोल दिया, ये एशिया पैसिफिक रीजन को। ओके, और इंडिया का भी रोल क्वाड में भी नहीं रहा, ब्रिक्स में भी हमने अपना रोल वीक कर दिया है। ओके, और मोदी का G7 बोला हुआ तो चला गया, मगर ये आज हमारी परिस्थिति है। मगर चाइना देखी ये जो वो कुछ कर रहा है इसमें। जी, चाइना का बड़ा रोल है। अच्छा, ये इंडो पैसिफिक या पैसिफिक यूएस पैसिफिक
नामकरण खुद इंडो पैसिफिक भी जो था, क्या वो हमने गुलामी को कबूल किया था, अब हम गुलामी से बाहर निकाले जा रहे हैं, इस तरह की हमें नाराजगी है, या हमारे अंदर अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है, या हम उसी से खुश हो जाते हैं कि वो अमेरिकी फौज यहाँ पे आए और इंडो पैसिफिक कहला दे और हमें कोई माई बाप कोई मिल जाए? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो गुलामी की जहनियत है जिस पर नाराजगी दिखाई गई? बस बस वही हाल है और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका या कोई ऐसे कोई पावर के पीछे लग जाए, बस इतनी बात है उसमें। मतलब कोई आत्मसम्मान वाली डिग्निटी, नेशनल रिस्पेक्ट जो ईरान की लीडरशिप और ईरान जनता में रहा है, वो हमारी जनता में, मगर यहाँ की भी मोदी वाली जो लीडरशिप है उस पर नहीं है। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जेटियो मैगजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जिसमें अंदर की बात है, और ट्रम्प प्राइवेटली इज रेजिंग अगेंस्ट नेथन्याहू ऑन इजराइल। मतलब वो इतना गुस्सा है उसको इजराइल और नेथन्याहू को लेकर कि क्योंकि ट्रम्प बोला कि दे आर ट्राइंग टू ड्रैग मी बैक इनटू द ईरान वॉर, वापस वो कोशिश करे कि मैं ईरान के साथ जंग में चला जाऊं। एंड मतलब उसका ये जेटियो का आर्टिकल है कि वो उसको गुस्सा इजराइल से ज्यादा है और ईरान से कम है। ओके। एंड ही बहुत गाली गलौज कर रहा है। वो जेटियो का लेटेस्ट आर्टिकल है, और आई थिंक प्रशांत या प्रकाश ठक्कर को, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन का राइटर है, बहुत कुछ अच्छी राइटिंग वो कर रहा है। दूसरा है इंपॉर्टेंट, आई थिंक जोरान ममदानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान, क्योंकि जोरान ममदानी इतना बड़ा रोड ब्रेकर है, एक मेयर है, मगर उसकी आवाज पूरी अमेरिका और पूरे दुनिया में गूंज रही है। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है ब्रैड लैंडर, जो यहूदी है, लिबरल जायनिस्ट है, और वो दोनों मेयर के लिए लड़ रहे थे, मगर एक दूसरे को उन्होंने सपोर्ट भी किया था। तो आज जोरान सपोर्टिंग ब्रैड लैंडर कांग्रेस के लिए, और उसके बहुत अटैक हो रहे हैं, दोनों पे बहुत अटैक है। मगर जोरान ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि एपैक का जो डार्क मनी है, वो मॉन्स्टर एपैक एक बड़ा डीमन है, ओके, राक्षस है वो, और वो उसके जो डार्क मनी है वो हमको आपस में डिवाइड करने का काम कर रहा है। उसने एपैक पे खुल्लम खुला कि वो एक राक्षस है, और वो अमेरिका में सबको एक दूसरे से लड़ा रहा है। दूसरी जो बात है कि भाई जो लोग ये बोलते हैं कि भाई इजराइल ने थोड़ी किया, ट्रम्प का भी एजेंडा था, मगर एक अमिकाई चिकली करके एक नेतन्याहू की सरकार में है, उसने क्लियर कट बोला है हिब्रू चैनल पे कि भाई हम ही लेके गए ट्रम्प को ये वॉर में। ओके, मैं ये तो मार्को रूपे भी बोले थे। तो किस प्रकार से ये जूइश लॉबी ने जो कंट्रोल है ट्रम्प की सरकार पे, वो ट्रम्प को घसीट कर लेके गए। जब ज्यादा करके जेडीएनसी में विरोध किया था, माइक कार्नी मिलिट्री के जो इंपॉर्टेंट काफी जनरल भी रिजाइन किया इस दौरान, तो वो उसको जाके, क्योंकि ट्रम्प को बोल दिया था 4 दिन का मामला है भाई, आयतुल्लाह अली खामेनी को मारो और मामला खत्म। पता चला 4 महीना और ट्रम्प की सरकार ही बंद हो गई। क्योंकि अगर ये जंग का परिस्थिति ऐसी बनी रही तो ट्रम्प मिड टर्म में बहुत बुरी तरीके से हारने वाला। डेमोक्रेट 9% का लीड हो चुका है, और वो बढ़ते जाएगा अगर यही सब। जब ट्रम्प वीक कि वो नेतन्याहू के सामने वीक हो गया है, तो उसकी बची कुची जो सपोर्ट बेस है वो भी भाग जाएगी। ओके, तो ये परिस्थिति इतनी इंटरेस्टिंग बन रही है ईरान के पूरे रेजिस्टेंस के कारण। और ये जो हमारे लुकाशेंको है, जो प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, क्योंकि ये जो हॉलोकॉस्ट का पूरा पॉलिटिक्स है, जिसके थ्रू से पूरे यूरोप को, अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को ब्लैकमेल करके रखा था, गिल्ड कॉम्प्लेक्स में डाला था। तो लुकाशेंको बोलता है कि व्हाई शुड वी स्पीक अबाउट द हॉलोकॉस्ट सफर्ड बाय Israelis when they themselves are killed so many people। हम क्यों हॉलोकॉस्ट की बात करें, उनका सफरिंग की बात करें, जब उन्होंने इतना नरसंहार खुद किया है, तो हम लोग क्यों बात करें? ओके। और उन्होंने कहा कि गाजा को पूरा तहस नहस कर डाला और वहां एक रिजॉर्ट बने जा रहे हैं लाशों पे। तो उनकर वेस्टर्न में किस्म की बातें अभी खुलकर आ रही है। अच्छा, हमारे पास अब वक्त थोड़ा सा कम रह गया है। अब थोड़ा सा अगर आप समराइज कर सकें, आने वाले दिनों में और क्या होने की उम्मीद है? क्या ये इजराइल अमेरिका डिवाइड और बढ़ेगा? क्या बातचीत कोई हो पाएगी या नहीं अमेरिका और ईरान के बीच? 60 दिन की मुद्दत और नेतन्याहू का बार बार लेबनान पर हमले, क्या होगा? नतीजा किस तरफ बढ़ रहा है? अमेरिका और इजराइल का फासला और बढ़ने वाला है। ये परिस्थिति 3 साल के पहले वाली नहीं है। अमेरिका के अंदर ही बहुत सारा एंगर है अभी इजराइल के बारे में। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे किस किस्म के प्रो ईरान अमेरिकन बयान आ रहे हैं, अनबिलीवेबल है। ओके,
वहां लोग डरते नहीं है, वो तो चाहते कि ईरान ये जंग जीते ताकि इजराइल हारे, इतना क्लियर कट है। ओके, तो ये फासला बढ़ने वाला है। इसलिए आई थिंक अयतोला मुस्तफा खामेनाई ने ये भी बोला कि बात आगे जाके डायरेक्ट बात ईरान और अमेरिका के बीच होनी चाहिए। अभी तो मीडिएटर के थ्रू से हो रही है, मगर ऐसा एक वक्त आना चाहिए जहां ईरान और अमेरिका एक साथ टेबल पे डायरेक्टली बात करे, उससे उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, और वो इजराइल चाहता नहीं है। उन्होंने ईरान को एक ऐसा बना रखा है कि भाई दुनिया के लिए खतरा है, वो ये है वो है वगैरह वगैरह। और मैं देख रहा हूँ कि हिजबुल्लाह के बारे में भी ट्रम्प के पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। उन्होंने ईरान की लीडरशिप के बारे में ये रैशनल लोग है, वो भी बयान आ रहे हैं। ओके, हमारे टाइम पे भी हम लोगों ने देखा था अमेरिकन जो गया था निगोशिएट, उससे भी हमास के बारे में पॉजिटिव बात बोली, उसको निकाला गया था। तो जब जब ये लोग डायरेक्टली बात करेंगे तो अमेरिका और ईरान के बीच में भरोसा बढ़ते जाएगा और इजराइल इसमें आइसोलेट हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 है कि ईरान इज रेडी फॉर एनीथिंग। तुम्हें बातचीत से इसको हल करना है तो कीजिए, मगर ईरान अपने ड्रोन बना रहा है, अपने मिसाइल बना रहा है, अपना न्यूक्लियर जो है वो सब उसकी तैयारी है। और आई थिंक नेक्स्ट फेज में अगर ये सब हुआ तो ईरान अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट करके बता दे अमेरिका और इजराइल मेरे पास है, अभी तुमको बात करनी तो करो, लड़ना है तो लड़ो, मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक ईरान ने उनको काफी वक्त दे दिया है। ईरान ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, पहले भी 2 बार तो बैठे थे बातचीत करने के लिए जब हमला हुआ था। ओके, तो अभी ईरान को ज्यादा कोई भरोसा नहीं कि क्या होने वाला है। इस बार दिख रहा है कि ट्रम्प का सर्वाइवल, जेडी वैंस का पॉलिटिकल सर्वाइवल, ये सब अभी टेबल पे है। तो उनको इजराइल की इतनी पड़ी नहीं कि भाई कुछ ट्रम्प मिड टर्म हार जाए और जेडी वैंस प्रेसिडेंट ना बने। ओके, और इतने दावेदार बन रहे रिपब्लिकन पार्टी में, मतलब आज टकर सिन, रॉन पॉल, थॉमस मैसी, ये सबको ट्रम्प को वापस बुलाना चाहिए कि भाई गलती हो गई, माफ करो, मैं तो तुमको इजराइल के चक्कर में सबको दूर कर दिया था, मगर आप लोग वापस आ जाओ, हम लोग अमेरिका फर्स्ट की बात करेंगे। ओके, इसलिए मैंने कहा कि तुमको तुरंत वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना होगा जो ये डील के खिलाफ है, तो इजराइल के पेरोल पे है और नुकसान पहुंचा रहा है ट्रम्प की सरकार अमेरिका को। तो ये परिस्थिति है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत ईरान का अपर हैंड आज भी है और अमेरिका को मतलब वो 14 पॉइंट पढ़कर ही और जगह जगह पे हमको ये जो जीत हुई ईरान की और जो जीत और भी होने वाली उसका सपोर्ट करना चाहिए, मनाना चाहिए। और लेबनान के लोग, पैलेस्टाइन के लोग, इराक के लोग, यमन के लोग जो संघर्ष करे, जिसके कारण पूरी दुनिया बदल रही है, उस सबको हमारा सलाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ईरान हर तरह से हर हालत के लिए तैयार है और अमेरिका और ईरान के बीच में डायरेक्ट बातचीत हो ताकि भरोसा बढ़े और इजराइल और अमेरिका की दूरी और बढ़ने के चांस हैं। ये काफी अहम बातें आपने नतीजे दिए। जिन्होंने हिंद रजब को मारा से एक इम्पोर्टेंट कमांडर मर गया है। जी 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 ये खाली एक ब्रेकिंग जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर में आपने एक खबर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।